प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। क्लास 11th का ये चैप्टर है स्केलर्स और वेक्टर्स। जब हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथमेटिकल टूल्स में एक ये भी टॉपिक होता है स्केलर और वेक्टर, और हम लोग इसमें डिटेल से सीखेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। और वेक्टर एनालिसिस काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि वेक्टर्स का एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स में आपको मिलने वाला है। 11th में ही नहीं, 12th में भी मिलेगा, इसीलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर दबा दीजिए बटन, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ERDR पर सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ में शुरू में बताया था कि भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था, साइज़ के बेसिस पर और साथ में प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। साइज़ के बेसिस पर जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम लोगों ने सीखा था, मगर अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो डिवाइड करी गई हैं क्वांटिटीज़ को, स्केलर्स और वेक्टर्स, आज उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो ये वो वाली क्वांटिटी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होते हैं, और इवन डायरेक्शन के बिना वो क्वांटिटी अधूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी दोस्त को अपने घर की लोकेशन बताऊं और मैं उससे कहूं कि तुम्हारे घर से मेरा घर मात्र 10 किलोमीटर दूर है, तो वो 10 किलोमीटर ये निश्चित नहीं कर पाएगा कि मैं 10 किलोमीटर किस दिशा में जाऊं, तो वो तब तक हमें नहीं पता कर पाएगा। मगर उसे ये पता होगा कि मेरे घर से उसके घर को रास्ते मिलाने वाले रास्ते की जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर है। मगर जब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे घर से ठीक पूर्व दिशा में मेरा घर है, तब तक वो मेरे घर पे नहीं पहुंच पाएगा। तो जब मैं उसे डायरेक्शन भी बता दूंगा तो मेरे घर पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं ज़रा, और आराम आराम से हम सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत आराम से क्लास लेता हूँ, इसीलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशंस भी आप लोगों को लिखूंगा ही मैं अपने आप से, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ और दोज क्वांटिटीज़, हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोज क्वांटिटीज़ स्केलर्स के बारे में, who has only magnitude, not a direction, ठीक है। जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। दोज आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे जरा। एग्जांपल्स में जैसे कि लेंथ हो गया, है ना, या डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। उसके अलावा वर्क है, उसके अलावा एनर्जी है, ठीक है। ये सारी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। और उसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं, हीट हो गई, हीट, टेम्परेचर, उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, उसके अलावा टाइम, है ना, हाँ,
टाइम ऐसे। उसके बाद चार्ज हो गया, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईटीसी। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये हमारी क्वांटिटीज़ जो है ना वो इन्हें स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोज क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ठीक, तो ये तुम्हारा ये हो गया, जिनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, जैसे कि एग्जांपल में हमने बोला तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, कॉमा एक्सीलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। मैं इन क्वांटिटीज के नाम लिखे दे रहा हूँ। लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। हाँ, टॉर्क, चलिए, टॉर्क हो गया। तो ये तुम्हारी जो क्वांटिटीज हैं ऐसे, हाँ, टॉर्क हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या वेट हो गया, वेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वैसे तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हो गया, देखो ऐसा हो सकता है कि इनमें से अभी बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, मगर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इनको अभी बस याद कर लीजिए, आगे आपको धीरे धीरे इन सारी क्वांटिटीज से मतलब मुलाकात होती जाएगी आगे। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी क्वांटिटीज आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज हो गया, अच्छा, ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, ये मुझे, हाँ, ये ऐसे करके, हाँ, चलिए, तो ये तुम्हारा यहाँ पर इसको मैं ढक देता हूँ, इसको ऐसे करके, हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। हाँ, वेक्टर्स, तो ये चीज हमें पता चल गई, वेक्टर्स, ये यूं करके, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा वेक्टर्स के बारे में हमको पता चल गया। अच्छा, हाँ, तो ये स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, साथ में मैंने आपको वेक्टर्स बता दिए, ठीक है। इनमें डायरेक्शन भी होती है, जो जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं इनमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं जरा, अब हम लोग
दूसरी चीज अब तुमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए फिजिक्स में जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये कोई खूंटी है, ठीक है। खूंटी मतलब लकड़ी की खूंटी है जो जमीन पे गड़ी हुई है। अब इस खूंटी से आपने दो इधर उधर दो गाय आपने बांध रखी हैं, ठीक है। एक गाय यहाँ पर है और एक गाय मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, तो आपने दो गाय यहाँ से ऐसे ऐसे करके बांध रखी है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए, दोनों गाय जो है ना, हाँ, दोनों गाय अपनी अपनी ओर इस खूंटी से रस्सी को खींचेंगी, ठीक है, ऐसे करके। सपोज दैट मान लेते हैं कि जो रस्सियां हैं वो रबर की बनी हुई हैं, रबर की। तो जो गाय ज्यादा ताकत लगाएगी तो उसकी रस्सी की लंबाई ज्यादा होगी, जो गाय कम ताकत लगाएगी उसकी जो रबर है उसमें खिंचाव कम होगा, है ना। तो जो लेंथ होगी वो उसकी ज़्यादा होगी, जिस तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ऐसे ही इस तरफ खिंचाव अगर कम है, फोर्स कम लगा रही है, तो इसकी लेंथ भी कम होगी। इस बिल्कुल वैसे ही, बस ऐसे ही आप समझ लीजिए कि वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इस तरीके से, ए ऐसे करके, ठीक है ना। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पेपर पर, ठीक है ना। हाँ, बाय एरो, ठीक। वेक्टर जो है ना वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को इस तरीके से, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, और इस यहाँ पर इसके दो चीजें होती हैं। एक होता है तुम्हारा इसका हेड, ठीक। हाँ, एक होता है इसका हेड, ये तुम्हारा हेड हो गया। दूसरी चीज एक होता है तुम्हारा टेल, ठीक है। हाँ, एक होता है इसका टेल, ये तुम्हारा इसका टेल होता है। तो वेक्टर के पास में दो चीजें हैं एरो को, एक तुम्हारा हेड जो होता है हेड, और एक होता है तुम्हारा टेल। तो जो हेड होता है वो तुम्हें बताता है वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, हेड रिप्रेजेंट्स, या हेड जो होता है ना वो डायरेक्शन बताता है। हेड ऑफ एरो represents head of the arrow represents the direction, डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है ना। तो कोई भी क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो हेड होता है वो तुम्हें डायरेक्शन बताता है, जो हेड है एरो का, ठीक। तो ये चीज हमको लोगों को पता चल गई। अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड, अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में जो एरो की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude of vector, ठीक। तो ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई हमें। चलिए, तो अब हम लोग ये भी लिख लेते हैं भाई कि चलो ये जो है ना लेंथ जो होती है वेक्टर की वो हमें ये बताती है, ठीक है ना। डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दी है कि जो हेड होता है, हेड हमें डायरेक्शन बताता है। अच्छा, दूसरी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। देखो, जब हम लोग किसी पेपर पे किसी वेक्टर को एरो से दर्शाते हैं, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर को हमने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है ना, ऐसे दिखा दिया। तो वेक्टर को अगर हम कभी, ये तुम्हारा वेक्टर है, ठीक है, अगर हम वेक्टर को कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कभी इसको शिफ्ट करें,
जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकली ऊपर हमने शिफ्ट किया और इसको हॉरिजॉन्टली इधर शिफ्ट कर दें, इधर लेफ्ट में, या कभी भी इसको इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। हाँ, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो वेक्टर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से ऐसे करके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिस इज वेक्टर ए, ठीक है ना। ये तुम्हारा वेक्टर ऐसे करके होता है। अच्छा, वेक्टर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे जब पेपर पर लिखेंगे। वेक्टर का जो एरो है वो रिप्रेजेंटेशन का है, मगर जब हम लोग इसको एक मतलब फॉर्म में लिखेंगे तो एक इंग्लिश लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर एरो बना देते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा वेक्टर ए है, तो भाई ये भी चूंकि शिफ्टिंग हुई है तो ये भी तुम्हारा वेक्टर चेंज नहीं होगा, ये भी वेक्टर चेंज नहीं होगा, ये भी वेक्टर चेंज नहीं होगा, ये भी वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग या वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर डजंट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, व्हेन वेक्टर इज शिफ्टेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, व्हेन वेक्टर is shifted horizontally or vertically, horizontally और वर्टिकली, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर डज नॉट चेंज, ठीक। तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हमारे पास में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए ऐसे करके। दूसरी चीज, अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन पलट दें, ठीक है ना। हाँ, अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन पलट देते हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर पलट देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाती है, ठीक है ना। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो वेक्टर जो होता है ना, हाँ, वेक्टर को सिर्फ तभी चेंज किया जा सकता है जब या तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मतलब लेंथ ऑफ एरो या डायरेक्शन ऑफ द एरो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर कैन ओनली बी चेंज्ड otherwise changing direction or magnitude और बोथ, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर चेंज हो सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया तुम्हारा कुछ कि किस तरीके से वेक्टर चेंज होता है, किस तरीके से वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन की मैंने आपको बता ही दी है कि जो हेड होता है वो तुम्हें बताता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जरा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। तो वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला है वेक्टर तुम्हारा नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड को हम लोग उसको बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है ना। हाँ, तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, ठीक। हाँ, तो ये हमारे पास में ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो।
ये हो गया। चलिए, उसके बाद में आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। चलिए, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। दूसरी चीज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ वेक्टर्स, हाँ, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स are equal if 2 or more than 2 vectors are equal if their direction or magnitude, their direction or magnitude, हाँ, direction and magnitude both are equal, both are same, ठीक। जब कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि मान लेते हैं ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स हैं। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इनको इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर ए, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक। अगर कभी ऐसा हो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब एरो की लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग ये सिर्फ तभी तभी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये तुम्हारा इस तरीके से एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा वेक्टर बी है। सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं ये सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, सी, और ये है तुम्हारा डी वेक्टर, ठीक है ना, हाँ, डी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जैसे आपको बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डजेंट मैटर। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि हियर वेक्टर सी, हाँ, वेक्टर सी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी, क्योंकि जब वेक्टर हम लोग शब्द बोल देते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी काउंट हो जाती है, तो उसमें डायरेक्शन भी काउंट हो जाती है। अगर हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो ये इसके लिए सही होगी, मगर हाँ, ये चीज़ हम लोग ज़रूर लिख सकते हैं कि वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जब हम लोग मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो जो भी कोई वेक्टर होगा उसको किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एरो बनाएंगे और दो डंडियां इधर उधर खींच देते हैं। दो डंडियां खींचने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मॉड। एक मॉड, मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है मॉड, तो ये मॉड होता है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। ऐसे ही तुम्हारा हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर डी, ठीक है, हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ठीक। तो ये है वो, ये हो गई तुम्हारी चीज़ें। आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, हाँ, ये हो गया। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी तुम्हारे दोनों वेक्टर इस तरीके से, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट वेक्टर कभी भी यहाँ पर इस तरीके से इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी लोगों को। अब आते हैं अपोजिट वेक्टर्स। देखो, अपोजिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है ना, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक वेक्टर तुम्हारा ये है, ठीक है, एक वेक्टर तुम्हारा ये है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर तुम्हारा हम एक अपोजिट वेक्टर बना देते हैं, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। तो यहाँ पर क्या है, तो ये एक्चुअली में आप वेक्टर बी ना होकर के इसको माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं, ए इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई करा देने से किसी वेक्टर में उसका अपोजिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना।
हाँ, माइनस मल्टीप्लाई अगर करा देते हो किसी भी वेक्टर में तो उसकी डायरेक्शन पलट जाती है, ठीक है। तो सो दीज टू आर द अपोजिट वेक्टर्स। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर आ रही होगी समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे अपोजिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं अपोजिट वेक्टर्स, सही से दिख नहीं लग रहा है, ठीक है। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स। चलिए, तो ये हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज तो बता दी कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के हैं, जीरो वेक्टर भी बता दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसा भी बता दिया जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 यूनिट होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो बड़े बड़े वेक्टर होते हैं उनको हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रखा जाए, या ये कहने का मतलब कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगे, या वाई डायरेक्शन में ही फोर्स लगे, या सिर्फ जेड डायरेक्शन में फोर्स लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स हो सकता है तीनों डायरेक्शन में एक साथ लग रहा हो, ठीक है। जब तीनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लग रहा होता है तो फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स डायरेक्शन में भी लगता है, कुछ वाई डायरेक्शन में भी लगता है, कुछ जेड डायरेक्शन में भी लगता है, क्योंकि जिस वस्तु पर, जिस बॉडी पर फोर्स लगाओगे वो तीनों डायरेक्शन में एक साथ मोशन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कोई चिड़िया उड़ी, कमरे के किसी कोने से चिड़िया उड़ी, और कमरे के कोने की 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई, मतलब फर्श पे एक्स वाई और जेड, तो ये 3 डायरेक्शन है किसी कमरे की। तो अब कोने से चिड़िया अगर उड़ी है मान लो कि पंखे की तरफ, तो पंखे की तरफ अगर चिड़िया उड़ी है तो चिड़िया एक साथ तीनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। अगर चिड़िया कोने से चल करके पंखे पर आकर के, सीलिंग फैन पर आकर के बैठ गई, तो सीलिंग फैन तक जाने के लिए हमको कुछ एक्स डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा, कुछ वाई डायरेक्शन में भी आऊँगा, कुछ ऊपर जाऊँगा जेड डायरेक्शन के लिए भी। इसीलिए जो डायरेक्शंस होती हैं वो तुम्हारी जो तीनों डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर में हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसीलिए हम लोग वेक्टर्स जो होते हैं उनको ये दिखाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। तो इनके कुछ फिक्स टुकड़े हमने बना दिए, कुछ फिक्स टुकड़े हम लोग उन्हीं के टर्म्स में इसको लिखेंगे। और कोई ऐसा वेक्टर जिसमें तीनों डायरेक्शन से एक साथ इन्वॉल्व हो, तो उस वेक्टर को जब पेपर पे लिखेंगे एक इक्वेशन के रूप में, तो उस इक्वेशन को देख के समझ में आ जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में चले थे और कितने स्टेप चले थे। तो जो एक ऐसा स्टेप जिसकी लेंथ ही 1 यूनिट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बस यह है कि जैसे तुम्हारा यहाँ पर डायरेक्शन हमने दिखाई, एक तुम्हारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, हाँ, एक एक्स डायरेक्शन हो गई ऐसे करके, एक तुम्हारी वाई डायरेक्शन हो गई ऐसे इस तरीके से, और एक हो गई तुम्हारी जेड डायरेक्शन, ठीक है, हाँ। तो एक्स डायरेक्शन तुम्हारी ये हो गई इस तरीके से, और वाई डायरेक्शन तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके ये हो गई, और जेड डायरेक्शन तुम्हारी यहाँ पर ये हो गई, ठीक है ना। तीनों ये जो होते हैं ना, ये तुम्हारे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक्स डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो तुम्हारी 1 यूनिट होगी, सपोज दैट, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी वो तुम्हारी 1 यूनिट होगी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, ठीक है ना, आई कैप, हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ऐसे ही तुम्हारा एक होता है जे डायरेक्शन में, तो जे डायरेक्शन में हमने मतलब इस तरीके से ऐसे ले लिया इस कलर में ताकि अलग दिखाई दे थोड़ा सा, हाँ। तो ये तुम्हारा जे डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है इस तरीके से, ए ऐसे करके, ठीक है, हाँ। इसको हम लोग जे डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलते हैं इस तरीके से, ए इस तरीके से, ठीक है, हाँ, ऐसे करके हम लोग जे ये तुम्हारा हो गया जे डायरेक्शन का। तो ये जे डायरेक्शन का हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं के की, ठीक है, हाँ, के की बात करते हैं ऐसे करके, ए यूं करके, के मान लेते हैं कुछ ऐसा है ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं के, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो 1 यूनिट होती है। अगर हमने कहीं पर लिखा आई कैप, तो समझ जाना कि एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा है। अगर माइनस आई कैप लिख दिया तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि माइनस एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारी हो गई ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखे दे रहा हूँ कि आई कैप तुम्हारा क्या है, हाँ आई कैप दिस इज दिस इज द यूनिट वेक्टर, अरे दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक, हाँ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा चलिए, दूसरी चीज अब आते हैं जरा वाई में, देख लीजिएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा जे में, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा वाई डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन में हो गया ऐसे करके, यूं करके। ऐसे ही तुम्हारा के हो गया, के है ना, तो ये तुम्हारा के, तो के जो है ना वो तुम्हारा दिखा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब कोई डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारे यूनिट वेक्टर। अब जैसे अगर हम इन्हीं से कोई वेक्टर अगर बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जांपल इनका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं जरा। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, है ना। और तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इन दोनों का जो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से इतना हो जाता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे करके। हाँ, ठीक, चलिए ये हो गया। अब आप एक चीज और समझिए, चलिए ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा है, समझिएगा, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा है, सपोज दैट, मान लेते हैं ऐसे, सपोज दैट अगर आपको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके, अरे हाँ, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है गिवन वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 4i, ठीक है ना। हाँ, 4i कैप। इसका मतलब अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो एक्स डायरेक्शन इस तरीके से बना लेंगे, है ना। इस तरीके से एक तुम्हारी वाई डायरेक्शन भी ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से, और एक तुम्हारी जेड डायरेक्शन हम लोग ऐसे करके बना लेंगे। तो जो हमारे पास में 4 यूनिट का वेक्टर हमें बनाना है, 4 यूनिट का, ठीक है। तो हम लोग बस फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर इस तरीके से बना देंगे, सॉरी एक वेक्टर तुम्हारा बना देंगे ऐसे करके। ये तुम्हारा वेक्टर ए हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 1 2 और ये 3 और ये तुम्हारा 4, इस तरीके से तुम्हारी 4 यूनिट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये, ठीक। तो तुम्हारा 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 हो गया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। अगर कोई तुमसे इस तरीके से बोलता है कि वेक्टर बी एंड दिस इज इक्वल टू 6i, सॉरी 6j, मान लेते हैं 6j, तो 6j का मतलब ये हो गया कि जे वाली डायरेक्शन में 6 यूनिट, ठीक है। तो जे वाली डायरेक्शन में 6 यूनिट इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6, तो 6 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर ये तुम्हारा वेक्टर बी बन गया, जो पिंक कलर का है ये तुम्हारा बन गया वेक्टर बी, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी इस तरीके से, ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया। अब आप समझिए एक वेक्टर तुम्हारा सी है, सी, ठीक है, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी तुम्हारा हम लोग अगर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 8k, ठीक है। तो इनको कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ 8 यूनिट का हम लोग एरो बना देंगे इस तरीके से ऐसे करके। मान लेते हैं ये तुम्हारा 8 यूनिट है, सपोज दैट ये तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 6
7 8। तो इसका मतलब एरो जो है ना तुम्हारा यहाँ तक आएगा बस 8। ठीक है, तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरीके से तुम्हारा ये बन जाता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो ये तुम्हारा वेक्टर सी है, ठीक है ना, ये तो सॉरी, ये तुम्हारा वेक्टर सी है इस तरीके से। तो ये तुम्हारे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ऐसे करके हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगर यही चीज वेक्टर ए इक्वल टू समथिंग आई प्लस समथिंग जे तुम्हारा लिखा हुआ है, अगर समथिंग आई प्लस समथिंग जे लिखा हुआ है, तब हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो समथिंग आई प्लस समथिंग जे लिखा है, जैसे कोई वेक्टर है मान लो, ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई वेक्टर लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ है कोई वेक्टर वेक्टर ए या डी मान लेते हैं, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर दिस इज इक्वल टू 4i है ना प्लस 5j। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, वेक्टर 4i प्लस 5j, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे इसको हम लोग कैसे कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो है ना आई, ये तुम्हें बता रहा है एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ, एक्स डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो उधर जे बता रहा है वो तुम्हारा कितना है? वो तुम्हारा ये जो जे है ना, ये तुम्हारा बता रहा है वाई डायरेक्शन। ये तुम्हारा बता रहा है वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन ये हो गई। अब आप एक चीज समझिएगा जरा, अब हम लोग एक्स और वाई दो ही प्लेन बनाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर अब हमें, ठीक है। ये तुम्हारा वाई प्लेन वाई डायरेक्शन हो गई और ये वाली तुम्हारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन, एक्स और ये तुम्हारा वाई, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारा वाई। अब आप देखिएगा यहां से हम लोग 4 यूनिट चलेंगे, जैसे समझिए 1 2 3 4, ये तुम्हारा चार यूनिट तुम्हारा किसमें है? 4 स्टेप हम लोग चलेंगे एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, तो पहले हम लोग चलेंगे एक्स डायरेक्शन में ऐसे करके, इस तरीके से समझिए, पहले हम लोग चलेंगे एक्स डायरेक्शन में ऐसे करके। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे वाई डायरेक्शन में, प्लस है ना, तो प्लस जे वाली डायरेक्शन है। प्लस जे का मतलब सिर्फ ऊपर, वो वर्टिकल। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना ये चलते हैं ऐसे करके। तो इस डायरेक्शन में कितने यूनिट चलेंगे? 5 यूनिट। तो मान लेते हैं 5 यूनिट तुम्हारी यहाँ पर जाकर के बनती है। चलो देख लेते हैं अभी कहाँ पर बनती है, ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारा एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा 5 यूनिट तुम्हारा इस तरीके से हो गया यहाँ पर। तो ये जो फाइनल पॉइंट जो तुम्हारा बनेगा ना, इस पॉइंट को जहां से जर्नी शुरू करी थी इससे जोड़ दो, ये वाला तुम्हारा पॉइंट, ठीक है। बस ये जो तुम्हारा वेक्टर बन के आएगा ये होगा वेक्टर तुम्हारा डी, ये होगा तुम्हारा वेक्टर डी, ठीक है ना। हाँ, ये होगा तुम्हारा वेक्टर डी, ऐसे करके। क्लियर हुई चीज? तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। अब हम लोग मतलब आई होप सो कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो 5 यूनिट तुम्हारी यहाँ पर ऐसे, अरे 5 यूनिट तुम्हारा यहाँ पर भी 5 यूनिट तुम्हारा ये यहाँ रहता है, और तुम्हारा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, इस तरीके से। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो खैर, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके, यही एक तरीका होता है इसको बताने का और लिखने का, समझने का, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है डी, देखा जाए इस वेक्टर को बनाने के लिए 2 वेक्टर्स की हेल्प की जरूरत पड़ी। एक वेक्टर तुम्हारा ये है, एक वेक्टर तुम्हारा ये वाला है, ये वाला वेक्टर। ये वेक्टर जो है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है,
इसको बोल सकते हो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर डी का एक्स कंपोनेंट इसको बोल सकते हो। और एक वेक्टर तुम्हारा ये वाला है, एक वेक्टर तुम्हारा ये वाला है, इस तरीके से ऐसे करके, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये तुम्हारा वेक्टर जो है ना, ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा वाई वाई वाला कंपोनेंट है, डी वाई, इस तरीके से ये तुम्हारा वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो x जो dx मैंने लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस, सॉरी ऑफ d वेक्टर। दिस इज या x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d, ठीक। दूसरी चीज उसको हम लोग लिखेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d, ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग लिखेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d, समझिएगा, ये तुम्हारा है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर d, ठीक है। ये तो ये होते हैं। और जब हम किसी दिए गए वेक्टर को इस तरीके से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से तोड़ते हैं, तो हम लोग इस मेथड को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब जैसे पीछे वाले इसमें वेक्टर इस यहाँ पर आते हैं, देखिएगा, ये तुम्हारा सपोज दैट ये x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है, ठीक है। अब हम कोई एक वेक्टर बना रहे हैं, सपोज दैट कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक वेक्टर है, हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक वेक्टर तुम्हारा इस तरीके से दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए दिया गया है, ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये दो तरीके के वेक्टर्स को जोड़ के बना हुआ है, मतलब इसको बनाने के लिए दो वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी, एक हॉरिजॉन्टल चलना पड़ा होगा, एक वर्टिकल चलना पड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए इसके जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल वाले जो वेक्टर होते हैं, उनको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ लेते हैं ऐसे। एक इसका जो हॉरिजॉन्टल और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ए कुछ इस तरह, यहां से हम लोग यहाँ पर ऐसे करके एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, और ये तुम्हारा कुछ ऐसे हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अरे चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। दूसरी चीज, अरे हाँ, ये कौन बैठ गया बोर्ड पर, कौन बैठ गया बोर्ड पर भाई? चलिए, तो ये तुम्हारा एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट तुम्हारा है वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप सो कि ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से इसको जो वाई एक्सिस पर जितनी हमें हाइट चलना पड़ा था, ये कंपोनेंट इसका जो होता है ना, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। तो ये वेक्टर ए है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स, ठीक है ना। इसको लिखते हैं वेक्टर ए एक्स, और ऐसे बना देते हैं एरो के साथ। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ए वाई या वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसको ऐसे करके यहाँ पर यूं लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है, तो जरा आप एक चीज़ सोचिएगा, अगर हम यहाँ पर एक मान लेते हैं जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना लें, सपोज दैट, तो जरा आप मुझे ये बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ, अगर इस तरीके का ट्रायंगल बना है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए का, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा कितना होगा? इसके ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड दिस विल बी रिटन एज लाइक दिस,
इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो ये जो इसकी लेंथ बनेगी, इसकी जो लेंथ बनेगी हॉरिजॉन्टल लेंथ, वो तुम्हारी हो जाएगी a cos थीटा। टिग्नोमेट्री हम लोग अगर फॉलो करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस की लेंथ निकालनी है, दिस की लेंथ a है ना। तो ये हो गया तुम्हारा a cos थीटा। मगर अभी हमने इसको वेक्टर नहीं बनाया है, ये जो सिर्फ लिखा हुआ है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी इसमें डायरेक्शन तो जुड़ी नहीं है। तो ये किस डायरेक्शन में है एक्चुअल में, ये है प्लस एक्स में। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे इनटू आई कैप, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं इनटू आई कैप। ये बन जाता है तुम्हारा एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा बन जाता है एक्स कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है, ए यूं करके, अरे हाँ, तो ये तुम्हारा एक्स कंपोनेंट बन जाता है। जब हम लोग y की बात करेंगे, y एक्सिस की, तो आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड है a है, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे a साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा ऐसे करके, ठीक है। हाँ, a साइन थीटा j कैप, a साइन थीटा j कैप, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से हमारे पास में दो वेक्टर निकल आए, ax और ay, ये दोनों मिलकर के ये वाला वेक्टर बनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वेक्टर a दिस विल बी इक्वल टू, वेक्टर a जो होता है वो तुम्हारा दोनों वेक्टर्स का सम होता है यहाँ पर। मगर एक चीज ध्यान रखना, a इक्वल टू ax प्लस ay का वेक्टर है, मतलब वेक्टर के रूप में इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, वेक्टर के फॉर्म में इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इसके वेक्टर के सम के। मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको कभी ऐसे मत लिख देना, ये लिखना गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल है। ऐसा तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कभी बताते ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ के बराबर हो जाए, है ना। तो ये कभी मत लिख देना, वेक्टर फॉर्म में इन दोनों का समेशन बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि वेक्टर ए दिस विल बी इक्वल टू a cos थीटा आई कैप प्लस a साइन थीटा, हाँ, प्लस a साइन थीटा j कैप, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब दूसरी चीज, आप एक चीज और समझिएगा, ये तो हो गए तुम्हारे x और y कंपोनेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपली a होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। हम तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, तो ये चीज ऐसे और ये तुम्हारा ऐसे, ये चीज, ठीक है। तो इन दोनों का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, तो आएगा बराबर बाहर निकल करके a ही आएगा, ठीक है ना। मानो तो करके देख लो। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख दें इस तरीके से a cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट अंडर रूट में सिर्फ स्क्वायर रूट बचेगा a स्क्वायर, और ये बराबर a के आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, हम लोगों ने देख ली कि मैग्नीट्यूड हमारा वही निकल करके आया है जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका मैग्नीट्यूड इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और बाद में फिर उसी तरीके से मैंने दिखा भी दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए,
तो वेक्टर का जो कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन है वो भी तुम्हें पता चल गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमें दिया गया है, अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ए आई कैप, ठीक है, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, इस तरीके से अगर हमें कोई वेक्टर दिया गया है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हम लोग वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वही फार्मूला जो अभी मैंने नीचे बताया है पिछले स्लाइड में, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस विल बी रिटन एज, इस तरीके से इसको ऐसे करके लिखा जाता है। और ये जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, हाँ, इसको ऐसे करके लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। बस ये हो जाएगा तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, ये इसका मैग्नीट्यूड, और कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक, बस ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। क्लियर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जब हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ तुम्हारी ऐसे ही निकल करके आएगी। हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। देखो, कह रहा कि किसी दिए गए वेक्टर, मान लो जैसे कि कोई एक वेक्टर दिया गया है, कोई एक वेक्टर दिया गया है और वो वेक्टर ऐसा है जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। कोई एक वेक्टर दिया गया है, मान लेते हैं वेक्टर ए, और वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। ये हमने ऐसे लिखेंगे। कैसे पता चला मुझे कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है? क्योंकि सिर्फ आई कैप लिखा हुआ है, सिर्फ आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब, आई कैप जो होता है ना, ये एक्स डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड इसके पास 1 होता है। तो जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो एक नया वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड इतने ही गुना हो जाता है और डायरेक्शन मिल जाती है एक्स वाली। ठीक है, अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना चाहें, अब हमें तो पता है पहले से कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना चाहें, मतलब वो भी हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सिर्फ आई कैप होगा। तो इसको आई कैप कैसे बनाएंगे? तो इसको आई कैप बनाने का मतलब हो जाएगा कि हम इसमें कि जो 6 आई कैप लिखा हुआ है ना, इसमें 6 से डिवाइड कर दें। तो ये तुम्हारा, अरे हाँ, तो हम लोग इसमें जो है ना, तो यहां पर तो तुम्हारा सिर्फ आई कैप हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये अब यूनिट वेक्टर आ चुका है। तो कोई भी वेक्टर हो, उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है मुझे। किस डायरेक्शन में? उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। अब जैसे, हाँ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेक्टर तुम्हारा इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, गिवन, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, मतलब पेपर पे बनाएं, तो कुछ इस तरीके से मतलब हम बनाएंगे। जैसे मान लो हमने बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया तुम्हारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक, ये इस एरो की लेंथ आएगी निकल करके। ठीक है, ये इस एरो की लेंथ आएगी ऐसे करके निकल करके। चलो ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ में इसी के इस वेक्टर में अगर हम इसी की लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर हमने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 थी, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने कि इसकी लंबाई थी 7 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये तुम्हारा होगा 1 यूनिट का। ठीक है, ये तुम्हारा 1 यूनिट का होगा। और
इसी वेक्टर की जो ये डायरेक्शन है, हमको ये डायरेक्शन के साथ पता करना है कि ये वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन और साथ में इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आना चाहिए। तो ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये चीज करने वाले हैं कि जो वेक्टर तुम्हारा दिया गया है इसके मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए का कैप। इसको वेक्टर ए कैप लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से जो वेक्टर ए कैप होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वेक्टर ए। ठीक है, हाँ, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए, इस तरीके से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग सीधे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए, इस तरीके से। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से ए ऐसे, ठीक, ये है। तो ये तुम्हारा बन जाता है यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर तुम्हारा बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाती होगी पूरी पूरी। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, मान लेते हैं सपोज दैट गिवन एक वेक्टर दे रखा है हमने, वेक्टर ए, एंड दिस स्मॉल ए से लिख दिया है, कोई बात नहीं, मगर हमने ऊपर एरो बना दिया। ठीक है, ऊपर मैंने एरो बना दिया इस तरीके से, और हमने लिखा है यहाँ पर 8i + 6j। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर, ये तुम्हारा कोई वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर पता करना है। ठीक है ना, हाँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो इसको अगर हम इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करें, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन सिंपली ए। सिंपली ए का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 8i + 6j। ठीक है ना, हाँ, 8i + 6j अपॉन 8i + 6j, स्क्वायर रूट में तुम्हारा हो जाएगा 8² + 6², एंड दिस विल बी इक्वल टू 8i + 6j अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा 10। ये तुम्हारा जो नया वेक्टर बन के आएगा ए कैप, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5 i कैप प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5 j कैप। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर ही है, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है ना, ये जो आया है 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, ये यूनिट वेक्टर है। ना मानो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं जरा एक बार। ठीक है ना, हम लोग एक बार आकर के चेक करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जरा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ, देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि i का स्क्वायर प्लस i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस तुम्हारा j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट तुम्हारा कितना है 4/5, j का कोफिशिएंट कितना है तुम्हारा 3/5। चलिए, तो हमने लिखा 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, ये तुम्हारा हो गया 16/25 प्लस तुम्हारा ये हो जाएगा 9/25। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। चलिए, अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग अगर ऊपर वाले नंबर दोनों 25-25 नीचे हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 25/25। ठीक, तो जरा सोचो, ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारा कितना आ गया 1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1।
तो इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 आ गया ना इतने पूरे वेक्टर का, तो ये तुम्हारा एक यूनिट वेक्टर है। अगर कभी क्वेश्चन में चेक करने के लिए किसी क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि ये चेक करो कि ये वाला यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो ऐसे ही चेक कर लेना। समझ आ गया? चलो, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब तुमसे अगला तुम्हारा जो टॉपिक है वो तुमसे कह रहा हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल पता करना है, अभी मैंने ये बोला फाइंड, अभी ये नहीं बोला है मैंने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला अभी मैंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जब वेक्टर आपको एरो के फॉर्म में दिया हुआ है तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझिए। जैसे कि सपोज दैट यू हैव बीन गिवन 2 वेक्टर्स, ठीक है, लाइक दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर तुम्हारा ए दे रखा है, ठीक है, एंड सेकंड वेक्टर इज लाइक दिस, ये तुम्हारा वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर बी दे रखा है। अब हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि ये जो वेक्टर तुम्हारे जो 2 दे रखे हैं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे करके मान लेते हैं, सपोज दैट ये तुम्हारे 2 वेक्टर दे रखे हैं, गिवन 2 वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और इस तरीके से दे रखे हैं। हाँ, चलिए, हाँ, ये तुम्हारे 2 वेक्टर दे रखे हैं ऐसे। अब हमको इनके बीच का एंगल पता करना है, तो सिंपल सी चीज है, एक काम करेंगे, दोनों वेक्टर्स के टेल को जोड़ लेंगे, बस दोनों वेक्टर्स के टेल को हम लोग जोड़ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम दोनों वेक्टर्स के टेल को जोड़ लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल तुम्हारा बन के आता है, यही होता है तुम्हारा, दिस इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये इसकी टेल है और ये तुम्हारी इसकी टेल है, टेल बोले तो पूंछ, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ठीक है, हाँ, बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा वेक्टर है इस तरीके से, मतलब एंगल है, ये हमें पता चल गया। अब चलते हैं जरा आगे की तरफ, देखते हैं जरा आगे क्या है हमारे पास में। तो वेक्टर एडिशन, अब हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये जो 2 टॉपिक हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। आप हमसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है फिजिक्स बाय के रवि। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, हमसे जुड़े रहें। और ये हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल है, और साथ में ये हमारा व्हाट्सएप पर चैनल है ERDR ऐप के नाम से। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभी फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। और आगे मैं वेक्टर का अगला पार्ट जल्दी ही लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरा वेक्टर फिनिश कर दूंगा। नहीं, ये 2 वीडियो अभी और आएंगे, हाँ 2 वीडियो अभी और आएंगे वेक्टर के, जिसमें एक में थ्योरी होगी और एक में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए, वेक्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आपको शुरू से ही बताया था, ठीक है। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।